ठीक है। रात को और बारिश हुई हैं? मुझे लग रहा है अब गर्मियां तो निकल गई है ना। लेकिन अभी जून बाकी है ना। चलो बताओ तो कहां तक पढ़ लिया था? कल वाली स्लाइड दे भाई है। अच्छा, ये संस्थान पढ़ने शुरू किए थे। पहला संस्थान कौन सा? नीपा। पूरा नाम बोलो। स्थापना बताओ। काम बताओ। शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। दूसरा, एनईपी के निर्माण में सहयोग करना। दूसरा संस्थान एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी का पूरा नाम बताओ। हिंदी में स्थापना देश की अकादमिक संस्था है। कार्य बताओ नंबर 1। दूसरा, प्रशिक्षण का कार्य करना। लिख दिया आराम से, समझ में भी आ गया था। ये क्या करती है? पाठ्यचर्या बनाती है, पाठ्यक्रम बनाती है, पाठ्य पुस्तकें। ये जो तीनों काम है ना, ये तीनों काम किसके हैं? एनसीईआरटी के। अच्छा, यहां हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या भारत में शिक्षा नीति कब आई थी? कितनी आ चुकी है? बहुत बढ़िया। भारत में शिक्षा नीति कितनी आ चुकी है? 3। पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968। ये 1968। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986। और तीसरी 2000। 3 ही आई है क्या शिक्षा नीति? वेरी गुड। अच्छा, एनसीएफ कब आया? 2005। 2004 में आया था, लेकिन 2004 में तो आ गया था और वापस चला गया एक बार। 2004 में तो आया था, लेकिन 5 माना जाता है, 5 से लागू किया गया। अब सुनिए मेरी बात। जब जब एनईपी आती है ना, तब तब एनसीएफ आता है। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी ना, तो क्या बनाया जाएगा? एनसीएफ। किसके द्वारा बनाया जाएगा? एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। भारत में पहली पॉलिसी कब बनाई गई? कब है? भारत में पहली पॉलिसी 1968 बनाई गई। इसके लिए एनसीएफ तैयार हुआ था 1975 में। भारत का पहला एनसीएफ कब जारी किया गया? 1975, 1975 में जारी किया गया था। उसके बाद जिला स्तर का अधिकारी की रैंक डीडी बताई है, और ब्लॉक स्तर के अधिकारी की रैंक डीओ बताई है, और प्रमोशन में जिला शिक्षा अधिकारी की रैंक डीओ बताई है। कहाँ बताई है मैंने? एक बार तुम दोनों को वापस पढ़ो गौरव, ताकि हम तुम पर गौरव कर सकें। तुम दोनों को वापस पढ़ो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। रैंक अलग होती है, पोस्ट अलग होती है। देखो, मिसमैच नहीं होगा। तुम यहां मत लिखो, तुम उसको वापस पढ़ के आओ जाके। 1975 की चर्चा कर रहा हूं मैं। 1975 में हमने एनसीएफ बनाया। एनसीएफ बनाया तो सिलेबस बना, सिलेबस बनाया तो टेक्स्ट बुक। उसके बाद 1988 में, 1988 में दूसरा वाला एनसीएफ आया था अपना, 1986 की शिक्षा नीति के आधार पर। तो जब दोबारा आया तो दोबारा से पाठ्यक्रम चेंज हुआ और दोबारा से सारा काम हुआ। इसके बाद देखो, यहां तक का काम तो ठीक है, यहां तक की बात तो ठीक है 1988 तक। क्योंकि यहां तक आपको बताओ, भारतीय राजनीति में यदि आप देखते हैं तो भारतीय राजनीति में एक ही पार्टी का कब्जा रहा है, सत्ता एक ही पार्टी की रही है, इसलिए कोई ज़्यादा इश्यू नहीं था। लेकिन जैसे ही ये 1988 के आसपास की बातें आ जाती है, अब भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी है। अलग अलग पार्टियों की सत्ता आ रही है। कोई प्रधानमंत्री रह रहा है 2 साल, कोई 1 साल, कोई 3 साल, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। अच्छा, क्या
इस पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर सरकार का प्रभाव पड़ता है क्या? सत्ता का प्रभाव पड़ता है क्या? कैसे प्रभाव पड़ेगा? कोई भी सरकार आती है, वो सरकार किसी न किसी पार्टी की होगी और उस पार्टी की एक स्पष्ट विचारधारा भी होती है, अपनी पार्टी की एक विचारधारा होती है। इसलिए सरकार ये चाहती है, पार्टी ये चाहती है कि मेरी विचारधारा का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो, मेरे विचारधारा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी हो। आज हर व्यक्ति प्रयास करता है। मैं ये कहूँगा कि एक ही विचारधारा के लोगों से मिलकर बना हुआ समूह एक संप्रदाय कहलाता है, और संप्रदाय चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, हमेशा वही प्रयास करता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होता रहे। आपको पता हो तो धार्मिक संप्रदाय यानी धर्म भी चाहता है, जैसे हिंदू धर्म ये चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, मुस्लिम धर्म ये चाहता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी हो, ईसाई धर्म ये चाहता है। इसी प्रकार से ये पार्टियां भी ये चाहती है कि मेरी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा मानने वाले लोग हो, और सरकार द्वारा अपनी विचारधारा को फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, वो शिक्षा होती है, पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है। आप सोच के देखो, एक बच्चे को आप पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ा रहे हो और रोजाना हर क्लास में उसको ये बात बता रहे हो कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता है, और महात्मा गांधी यदि नहीं होते तो देश को आज़ादी नहीं मिलती। महात्मा गांधी एक इतने महान व्यक्ति है, एक महापुरुष है जिनकी तुलना करना हमारे समझ से परे है। इतने महान व्यक्ति, और उनकी वजह से ही आज हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। आज यदि हम जिंदा है तो उनकी वजह से हैं। आज यदि हम लोग इस देश में स्वतंत्रता से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी वजह से कर रहे हैं, आज नौकरी कर रहे हैं तो उनकी वजह से कर रहे हैं। यदि एक बच्चे को लगातार 12 साल तक आप एक ही एक बात पढ़ाओगे, क्या वो व्यक्ति जीवन में कभी गांधी की बुराई सुन सकता है क्या? बताओ, गांधीवादी विचारधारा का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके विचार पढ़ाए जाएंगे। आप एक बच्चे को पहली क्लास से 12वीं क्लास तक ये पढ़ाओ कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता भले ही कहे जाते हैं, लेकिन एक नंबर के छल और कपटी व्यक्ति थे। महात्मा गांधी यदि नहीं होते तो हमारा देश 20 साल पहले आज़ाद हो जाता। महात्मा गांधी को पहले मार दिया जाना चाहिए था। यदि आप इस प्रकार की बातें बालकों को पढ़ाओगे 12 साल तक, तो क्या वो कभी गांधी जी की इज्जत कर पाएगा क्या? क्या वो कभी गांधीवादी पार्टी के साथ में हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम एक बहुत अच्छा साधन होता है। इसलिए जो भी सरकार आती है ना, वो सिलेबस अपने अकॉर्डिंग दिलवाती है। अब सिलेबस, डायरेक्ट सिलेबस नहीं बदला जा सकता है, इसके लिए पहले क्या बदलनी पड़ती है? एनईपी बदलनी पड़ती है। उसके बाद एनसीए बदलता है, और फिर क्या बदलता है? सिलेबस बदलता है। इसलिए 1988 वाला जो सिलेबस था वो चल रहा था। उसके बाद जब अस्थायी सरकारें आई तो 1999 में, 1998-99 की बात बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनकर आए। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, थोड़ी इको कम कर देने से, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा कि भाई लाओ, एक सरकार दूसरी सरकार के खिलाफ तो चलती है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं तो नाम तो बदलेगी ही बदलेगी ना। अटल सेवा केंद्र राजीव गांधी सेवा केंद्र वापस बन जाएगा, अटल सेवा केंद्र वापस बन जाएगा राजीव गांधी सेवा केंद्र। देखें ना, अपने गाँव में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती है, बहुत सारी योजनाओं के नाम बदलते हैं, चाहे उसके अंदर का मामला बदले कि नहीं बदले, लेकिन उनका नाम तो अपने हिसाब से चलेगा। तो इन्होंने, वाजपेयी सरकार ने ये कहा कि चलो एक काम करते हैं, शिक्षा का नंबर है, बोले शिक्षा में क्या बदलना है? तो बोले एनईपी कौन सी चल रही है? बोले वो तो चल रही है 86 वाली, राजीव गांधी सरकार की, चेंज करो, बदलना पड़ेगा। तो किसी ने उनको समझाया कि देखो, एनईपी बनने में 5 साल का समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 4-5 साल का समय लगता है, जब जाके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लग के धरातल तक पहुंचती है, बन के धरातल तक पहुंचती है। और पिछली बार हम 13 दिन रहे थे प्रधानमंत्री। वाजपेयी साहब को समझाया कि पिछली बार 13 दिन ही प्रधानमंत्री रह पाए थे हम, सरकार गिर गई थी। अब की बार का क्या ही भरोसा है? और यदि भरोसा हो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 साल रह जाएंगे, फालतू में खर्चा हो जाएगा और लागू नहीं हो पाएगा। तो बोले क्या किया जाए? तो कहा कि एनईपी मत बदलो। किसको बदल दो? एनसीएफ को बदल दो। तो वाजपेयी सरकार ने एक नया एनसीएफ जारी किया था, वो था एनसीएफ 2000। सन 2000 में एक एनसीएफ जारी किया, उसके अनुसार पाठ्यपुस्तकें आई, पाठ्यक्रम आया और पाठ्यपुस्तकें उसके अनुसार आई। लेकिन 2004 में जाते जाते सरकार ही बदल गई और वापस यूपीए सरकार आ गई। और अब की बार मनमोहन साहब, आपको पता हो तो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, 2 लगातार कार्यकाल रहे हैं उनके। तो यूपीए सरकार ने कहा कि शिक्षा का नंबर में मनमोहन साहब ने कहा क्या बदला उन्होंने? एनईपी बदली? बोले नहीं बदली। तो क्या बदला?
एनसीएफ बदला, तो कहा वापस बदलो, वापस चेंज किया जाए। अच्छा, इस समय आपको बताओ तो 2004 की बात बता रहा हूँ, इस समय एक दिल्ली में एक प्रोफेसर बिना बोझ की शिक्षा का बोझ लिए हुए घूम रहा था, याद है? प्रोफेसर यशपाल शर्मा। प्रोफेसर यशपाल शर्मा को एनसीईआरटी ने बुलाया और कहा ये 35 सदस्यों की कमेटी है और एनसीएफ तैयार करके दो। वो जो एनसीएफ उन्होंने तैयार किया वो एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 4 में कमेटी बना ली और 5 में वो एनसीएफ जारी हो गया। और उस 2005 के एनसीएफ के द्वारा हमने क्या बदल दिया? सिलेबस और टेक्स्ट बुक बदल दी। उसके बाद 10 साल तक लगातार ये काम करता रहा, लेकिन 2014 में फिर सरकार बदल गई। अब की बार मोदी जी को लगा कि हम लंबा खेलने वाले हैं, इसलिए इसको क्या ही बदलना है, इसको ही बदलना है। 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2015 में शिक्षा में नई नीति लाने के लिए सुब्रमण्यम के साहब के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, लेकिन वो कमेटी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। उसके बाद 2017 में वापस के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया और उसने 2019 में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस 2019 की रिपोर्ट को, उस ड्राफ्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति देती और वो स्वीकृति दी, वो क्या कहलाई? एनईपी 2020। बताओ इसके आधार पर एनसीएफ बनेगा कि नहीं बनेगा? के कस्तूरीरंगन वापस जा रहे थे, साउथ के थे, एनसीईआरटी ने पकड़ लिया, बोले इधर आओ, अभी नहीं जाना है, अभी क्या बनाना है? एनसीएफ। तो के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में ही एनसीएफ बनाने की कमेटी बनाई। लेकिन अब की बार एनसीएफ एक जारी नहीं होगा, 4 टुकड़ों में जारी हो रहा है। पहले तो क्या होता था? केवल एक ही एनसीएफ जारी होता था। और आपको पता है अब की बार 5+3+3+4 लागू कर दिया है, आगे समझाऊंगा मैं इसको। तो 4 टुकड़ों में लागू हो रहा है, इसलिए एनसीएफ 2 एनसीएफ जारी किए जा चुके हैं अब तक। अभी तक 2 एनसीएफ जारी किए जा चुके हैं, एनसीएफ 2022 और 23। नया एनसीएफ आ गया, उसके अनुसार नया सिलेबस आ गया और पाठ्यपुस्तकें तैयार होकर आ गई है। क्लास 1 से लेकर 5 की पूरी पाठ्यपुस्तकें, अब की बार पूरा सिलेबस चेंज है, नहीं आ जाएगी जुलाई तक। और धीरे धीरे अगले सेशन में हम लोग 6वीं से 8वीं तक बढ़ेंगे और 9th से 12वीं तक बढ़ जाएंगे। तो 1-2 साल में हम लोग क्या कर लेंगे? पूरे पाठ्यक्रम को चेंज कर लेंगे, पूरा नए सिरे से आ जाएगा। और सिंदूर ऑपरेशन जो हमने हुआ है ना अभी, सिंदूर युद्ध, ये पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि एक पार्टी अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए सबसे अच्छा जिसका उपयोग करती है वो शिक्षा का उपयोग करती है, एजुकेशन का उपयोग करती है। तो ये एनसीएफ 2022-23 आ गया। अब की बार आपकी पात्रता परीक्षा आएगी ना, तो उसमें सिलेबस में चेंज होकर क्या आ जाएगा? एनसीएफ 2022-23। अब तक क्या था? अपने को लगता था एनसीएफ एक ही बना है दुनिया में, नहीं, एक नहीं बना है, ये तो आपके सिलेबस में दिया हुआ था कि आपको इसमें से सवाल पूछे जाएंगे। अब पूछा जाएगा नया वाला एनसीएफ, जिसके आधार पर वो तैयार हो चुका है। ध्यान रखिएगा, बस हो गया। आपने ये टेबल तो बना ही ली थी ना पहले? ठीक है, ये आगे सन लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो पड़ी रहेगी, क्या ही लिखेंगे, देख लो। जहाँ टेबल बनाई थी वहीं जगह होगी मेरे ख्याल से आपके पास, नहीं है तो कहीं दूसरी जगह लिख लो। ऊपर नीचे रजिस्टर में खूब जगह पड़ी रहती है। हाँ, 2022-23 लिख लो। अभी इस टेबल नहीं, अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आनी जरूरी है। नहीं, मुझे तो लगा इस पात्रता परीक्षा में ही चेंज करके 2022-23 कर देंगे, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि 2022-23 वाला जो एनसीएफ था अभी ज़्यादा लोगों को समझ में आया नहीं है। तो उसकी चीज़ें समझ में आएगी तो अगली तक पहुँच पाएंगे हम लोग, अगली एग्जाम तक। हो गया क्या? अब बताओ तो, एनसीईआरटी समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो फिर एनसीईआरटी में अगली लाइन लिखो। लिखो, इसके 4 अंग हैं। अंग मतलब पार्ट। इसके कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। नंबर 1 कौन सा है? एनआई। नंबर 1 कौन सा है? एनआई। एनआई का पूरा नाम क्या है? लिख लो, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हिंदी करो देखें, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। क्या बता सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 1963। कहाँ पर? दिल्ली में। बड़ी बात है इसका कार्य। देखो, ये एक संस्था है जिसका नाम है NCERT। क्या नाम है? NCERT। ये एक संस्था जिसका नाम क्या है? देखना है केवल, है ना। इस संस्था का नाम है NCERT। इस NCERT के 4 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? एक का नाम है NI, एक का नाम है RI, एक का नाम है CIT, एक का नाम है CIB। यदि मैं, अच्छा, ये चारों टुकड़ों में से ये 1963 में दिल्ली में स्थापित, ये 1963 में 5 जगह स्थापित है देश में, ये 1984 में दिल्ली में स्थापित, और ये 1993 में भोपाल में स्थापित है। इसका मतलब ये अलग अलग है कि नहीं है? यदि मैं इनको अलग अलग रखूं, NI अलग, RI अलग, CIT अलग और CIB अलग, और फिर आपको कहूं कि जाओ NCERT ढूंढ के लाओ, ले आओगे क्या? अरे एक बॉडी होती है ना शरीर की, उस बॉडी में एक सर है, धड़ है, हाथ है और पांव है। यदि मैं 4 टुकड़ों में इसको काट के अलग अलग रख दूं तो क्या उस व्यक्ति का शरीर बचेगा क्या? वो तो अलग अलग हो गए। जब उन चारों को मिलाऊंगा तभी जाके मैं कह सकता हूं कि एक व्यक्ति का शरीर है। सेम वही कहानी है। आप कहीं ढूंढने लग जाओगे कि NCERT कहाँ है, दिल्ली में NCERT नाम से कोई संस्था नहीं है। इन चारों संस्थाओं को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? NCERT बोलते हैं। समझ गए ना? जो NCERT मैंने आपको लिखवाया ना कि जिस NCERT के ये कार्य है, वो कार्य ये चारों मिलकर करते हैं, अकेला नहीं करता है। इसका मतलब इन चारों को जब सम्मिलित करूंगा ना, तब संयुक्त रूप से मैं बोलूंगा NCERT, और जब चारों अलग अलग हो जाएंगे तो अपने अपने पार्ट हो जाएंगे। इस NCERT का जो सबसे मेन हेड ऑफिस जो है ना, उस हेड ऑफिस का नाम है NI। हेड ऑफिस का नाम क्या है? मतलब मुख्य जो ऑफिस है ना, जो राष्ट्रीय स्तर का ऑफिस है, जो एक ही ऑफिस है, उसका नाम क्या है? NI। और NI कब स्थापित हुआ? 1963 में। कहां पर? दिल्ली में। तो काम क्या हो जाएगा? जो काम NCERT का है वो काम वास्तव में किसका है? NI का। NCERT तो हमने चारों को मिलाकर का है, लेकिन वास्तव में उस काम को कौन करता है? NI करता है। तो जितना काम आपने NCERT में लिखा है उतना ही किस में लिखेंगे? NI में। हाँ, जो NCERT में लिखा है ना वही काम लिखेंगे, क्योंकि NCERT का ये मुख्य ऑफिस है। लिख दो जो NCERT में लिखा है वही। लिख लिया? बहुत बढ़िया। दूसरा कार्य लिखो RI। दूसरा संस्थान, दूसरा अंग RI।
और RI का मतलब क्या हो जाएगा? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। क्या बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। कहाँ हुई? एक जगह नहीं है, ये ब्रांच ऑफिस है, मतलब रीजनल कार्यालय हैं, तो 5 जगह हुई है। अच्छा, वो 5 जगह कौन कौन सी है? वेरी गुड। एक हुई है अजमेर। अजमेर कौन से राज्य में है? राजस्थान। ठीक है। दूसरी हुई है भोपाल। भोपाल कहाँ पर है? MP में। MP को तो आप जानते ही हो। और कहाँ हुई है? भुवनेश्वर। वेरी गुड, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। और एक हुई है मैसूर, और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। और एक है शिलोंग, और शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। ये 5 है। सर, आज मेरा जन्मदिन है, तो इसमें आपका क्या योगदान है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, स्थापना 1963। संख्या कितनी है? 5। पहला अजमेर, दूसरा भोपाल, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा मैसूर, और 5वां शिलोंग। ये लो, लिख लो। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। हो गया क्या? लिख लिया? लिखो तो लिखो, 5 जगह लिखनी है। शिलोंग, मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल। वेरी गुड। अब तो लिख लिया होगा। अच्छा देखो, वास्तव में हुआ क्या? NCERT ने कहा कि हम लोग यदि दिल्ली में बैठे रह जाएंगे तो क्षेत्रीय स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, और क्षेत्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए हमें क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ कार्यालय स्थापित करने पड़ेंगे। अब वो कार्यालय स्थापित करने के लिए देखो, NCERT ने भारत को 5 टुकड़ों में बांटा। कितने टुकड़ों में? 5 भागों में विभाजित कर लिया पूरे भारत को, और स्पेशल स्पेशल क्षेत्र बना लिए। जैसे मान लो ये अपना भारत है। अपने इस बस फीलिंग आनी चाहिए कि भारत है, बाकी अपने को इसने ज़्यादा लेना देना नहीं है कि नक्शा सही है कि नहीं है। इस भारत में एक क्षेत्र ये बांट दिया हमने, एक क्षेत्र हमने ये बांट दिया, एक क्षेत्र हमने ये बांट दिया, एक ये बांट दिया। ये तो है उत्तर भारत। कौन सा है? उत्तर भारत का हमने एक NCERT स्थापित किया अजमेर में। दक्षिण भारत का हमने एक NCERT स्थापित किया मैसूर में। पश्चिमी भारत का हमने एक NCERT स्थापित किया भोपाल में। पूर्वी भारत का हमने एक NCERT स्थापित किया भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। और नॉर्थ ईस्ट का हमने एक
एनसीईआरटी स्थापित किया? वास्तव में हमने 1963 में तो 4 ही बनाए थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन उसके बाद पूर्व वाले भाग को हमने 2 भागों में तोड़ा 1995 में, और एक नया कार्यालय और खोल दिया इस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए। तो यहाँ वाले जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ वाले जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब के लिए एनसीईआरटी के रूप में काम करता है आरआई अजमेर, इनके लिए करेगा आरआई मैसूर, इनके लिए करेगा आरआई भोपाल, इनके लिए आरआई भुवनेश्वर, और ये हो जाएंगे आरआई शिलोंग के अधीन। इसका मतलब आरआई एक प्रकार का एनसीईआरटी है जो केवल रीजनल लेवल पर खोला गया है, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर खोला गया है। क्लियर? ध्यान रह जाएगा बस, बाकी इसमें और कुछ नहीं लिखना है। अब मेन बात यह है कि कार्य क्या है। मेन बात क्या है कि कार्य क्या है, किसके कार्य? आरआई के, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है उसका कार्य क्या है। रीजनल इंस्टीट्यूट क्या है, इसका कार्य क्या है? देखो पहली बात यह है कि यह है एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी ने अपना एक हेड ऑफिस तो क्या बना रखा है? एनआई। क्या बना रखा है? उसके नीचे रीजनल लेवल पर जो एनसीईआरटी पहुंचा रखे हैं उसका नाम क्या है? आरआई। और इस एनसीईआरटी का मेन काम क्या है? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकन, अनुसंधान, प्रशिक्षण। अरे अनुसंधान समझते हैं क्या आप लोग? रिसर्च। क्या होता है? रिसर्च, शोध। 2 प्रकार का होता है रिसर्च। कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है मौलिक शोध और एक होता है क्रियात्मक शोध। पात्रता में पढ़ा होगा, पात्रता में सिलेबस में था क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। क्या था? एक्शन रिसर्च। शोध 2 प्रकार का होता है, एक मौलिक शोध होता है, उसको तो हम लोग कहते हैं पीएचडी। क्या बोलते हैं? पीएचडी। ये पीएचडी नहीं करवाता है, शिक्षा के जितने भी संस्थान है एक भी पीएचडी नहीं करवा रहे हैं। पीएचडी में तो हम लोग क्या करते हैं? पीएचडी में तो हम लोग 5 साल तक नींद ले सकते हैं। पीएचडी में हमारे पास इतना समय होता है कि 5 साल तक भरपूर नींद ले सकते हैं, तो वो तो होता है पीएचडी। अब पीएचडी में तो क्या होगा कि एक कोई गाइड होगा, उस गाइड के निर्देशन में हम लोग चलते रहेंगे और 5 साल तक ये कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी एक नए रिसर्च तक पहुंच जाएं। लेकिन एक्शन रिसर्च जो होता है ना, क्रियात्मक शोध, उसमें दिन प्रतिदिन जो आने वाली समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके सामने वो समस्या आ रही है। जैसे मान लो एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट को नींद ज़्यादा आ रही है, तो वो दिन प्रतिदिन की समस्या हो गई है, रोजाना की समस्या हो गई। भाई रोजाना जैसे ही वो पढ़ाने लगता है, कभी किसी को झपकी आती है, कभी किसी को झपकी आती है, तो वो क्या करता है कि इसका रिसर्च करता है, एक्सपर्ट को बुलाता है। एक्सपर्ट कौन? शिक्षक ही। एक्सपर्ट खुद ही हो गया अपना, और खुद ही रिसर्च कर रहा है कि क्या वजह हो सकती है। पहले इसके कारण ढूंढता है, क्या वजह हो सकती है। हो सकता है रात को रील्स ज़्यादा टाइम तक देखते होंगे इसलिए लेट सोते होंगे। हो सकता है रात को पढ़ाई ज़्यादा करते होंगे इसलिए लेट सोते होंगे। हो सकता है रात को मूवी देखने चले गए होंगे इसलिए लेट हो गए होंगे। ऐसा हो सकता है। हो सकता है सुबह उठते ही बहुत दूर से आए होंगे इसलिए जल्दी उठ गए होंगे 4 बजे, और पैदल पैदल आए होंगे, थक गए होंगे। हो सकता है सुबह उठ के 4-5 रोटी गिट के आए होंगे। कई कारण हो सकते हैं ना, इन कारणों की वजह से नींद आ सकती है। अब कारण जान लिया, फिर उपाय। अब मैं खुद ही उपाय ढूंढ रहा हूं, आपको नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है, बालकों को नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है, मैं खुद ही इसके उपाय ढूंढ रहा हूं। उपाय क्या हो सकता है? उपाय ये हो सकता है कि इनसे मोबाइल छीन लिया जाए। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि इनको ये कह दिया जाए कि बेटा 10 बजे से पहले पहले सो जाना है, 10 बजे के बाद तो जागता रहना ही नहीं है। इनको ये कह दिया जाए कि मूवी केवल संडे को ही देखनी है जब आपकी छुट्टी हो। इनको ये कह दिया जाए कि सुबह थोड़ा सा कम खा के आना है, हल्का फुल्का नाश्ता लेके आना है, या इनको ये कहा जाए कि वो जाके मुंह धो के आ जाना है, या इनको ये कहा जाए कि इनको चाय पी के आ जाओ तुम। तरीके होते हैं। अब इसमें जो तरीका सबसे उपयुक्त होगा ना, उस तरीके पर वो कार्य करेगा, और कार्य करेगा, देखेगा कि ये तरीका लागू हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो तुरंत एक्शन रिसर्च और कर लेगा। इसका मतलब दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याएं होती है उनका समाधान करना क्रियात्मक शोध कहलाता है। और ये सब के सब जितनी भी संस्थाएं हैं सब क्रियात्मक शोध करवाती है।
क्रियात्मक शोध करवाने का मतलब ये हो गया कि क्रियात्मक शोध करवाने का मतलब ये हो गया कि यहां पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, मूल्यांकन में कोई भी प्रकार की बच्चों को, शिक्षकों को दिक्कत आ रही है ना, वो दिक्कत एनसीईआरटी अपने तक लेता है और अपने तक लेके उस पर एक्सपर्ट बिठा के, मतलब शिक्षक ही एक्सपर्ट होते हैं। आप भी एक्शन रिसर्च में भाग ले सकते हैं शिक्षा विभाग के, और वो इस बात पर रिसर्च करते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है और उसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए। तो जहां कहीं भी मैं अनुसंधान लिखूंगा ना, दोबारा नहीं बताऊंगा, अनुसंधान मतलब पीएचडी करना कतई नहीं होता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? एनसीईआरटी के होते हैं। एनसीईआरटी ने ये जो अपना आरआई होता है ना, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आरआई को मुख्य कार्य सौंप दिया है प्रशिक्षण का। आरआई को कहा तेरा मेन काम तो क्या है? प्रशिक्षण का। और ये जो कार्य जब जब एनसीईआरटी को जरूरत पड़ेगी तो इन कार्यों में तुझे सहयोग करना पड़ेगा। जैसे एनसीए बनाने के लिए कमेटी बनाई जाती है ना, तो उस कमेटी में जो 5 आरआई है उनके मुख्य सदस्य होते हैं। जब पाठ्यक्रम बनाने के लिए कमेटी बनाई जाती है ना, तो जो 5 आरआई है उनके जो मुखिया होते हैं ना, वो सदस्य होते हैं। इसका मतलब बाकी सारी चीजों में तो ये सहयोग करता ही करता है, लेकिन मेन काम क्या करता है? प्रशिक्षण का करता है। किसका करता है? प्रशिक्षण का। लिखो, भुवनेश्वर के आगे कौन आता है? भुवनेश्वर 11वें नंबर पर ही आता है, उसके आगे कोई नहीं आता है। नहीं, भुवनेश्वर के आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? उड़ीसा। भुवनेश्वर कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। लिखो, कार्य में लिखो, नंबर 1 कार्य प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देना। अच्छा, आपको मैंने एक दिन समझाया था क्या प्रशिक्षण 2 प्रकार का होता है? नहीं समझाया ना? फिर समझना पड़ेगा। ये समझने वाली चीजें ज्यादा है और तभी नींद आती है। देखो, मैं एक शब्द की चर्चा करूंगा आपके सामने, शिक्षक शिक्षा। किसकी चर्चा करूंगा? शिक्षक शिक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टीचर एजुकेशन। क्या बोलते हैं? और ध्यान रखना, इसको हम लोग शॉर्ट में और प्रेम से बोलते हैं टीई। क्या बोलते हैं? देखो, पहले मैंने आपको समझा दिया है ई का मतलब क्या है, एस ई का मतलब क्या है, एस सी ई का मतलब क्या है, और अब क्या बन गया है? ये 4 ही शब्द है जिसके पर ये पूरी शिक्षा टिकी हुई है अपनी। टीई यानी टीचर एजुकेशन। अच्छा, एक तो शब्द होता है टीटी, टीचर ट्रेनिंग, और एक होता है टीई मतलब टीचर एजुकेशन। दोनों में कोई फर्क होता है क्या? ये तो क्या है? अरे शिक्षक प्रशिक्षण, और ये क्या है? शिक्षक शिक्षा। अच्छा, मुझे ये बताओ, मनोविज्ञान में तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा और कई तो जानते भी है, शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर होता है क्या? शिक्षा और प्रशिक्षण में, एजुकेशन और ट्रेनिंग में। चलिए छोड़िए इस बात को भी। मैं आपको ये कहता हूं कि शिक्षा किसको दी जा सकती है? शिक्षा किसको? सब ऑप्शन दे रहा हूं मैं, तरीका बता रखा है ना। पहला ऑप्शन है केवल मनुष्य प्राणी को, दूसरा ऑप्शन है अन्य प्राणियों को, मनुष्य को छोड़कर जितने अन्य प्राणी हैं उनको, तीसरा ऑप्शन है सभी प्राणियों को। फेंकना नहीं है। शिक्षा किसको दी जाती है या किसको दी जा सकती है? ऑप्शन ए केवल मनुष्य को मानते हैं इतने लोग, ऑप्शन बी बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बहुत अच्छा सभी प्राणियों को। किसी के घर में ऐसी भैंस है जिसने 10वीं पास कर रखी है? हैं? ऐसी कोई गाय हो, ऐसी कोई बकरी हो, ऐसी कोई लल्डी हो? अब आप मुझे ये भी तो कह सकते हैं ना कि सर आप तो केवल औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा तो दी जा सकती है ना। बिल्कुल। आपने कभी गाय और भैंस बेचते या खरीदते टाइम विशेषताओं में यह सम्मिलित किया कि मेरी भैंस बहुत एजुकेटेड है, हैं? हमारी वाली लल्डियां इतनी एजुकेटेड है, ऐसा किया क्या कभी? ध्यान रखना, एजुकेशन केवल मनुष्य का गुण होता है।
जहां शब्द लिख दिया जाए ना एजुकेशन, वो केवल किसका गुण होता है? मनुष्य का गुण होता है। अन्य प्राणियों को एजुकेशन नहीं दिया जा सकता है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। उनको आप प्रशिक्षण दे सकते हो, कुत्ते को ट्रेनिंग दे सकते हो, कुत्ते को एजुकेशन नहीं दे सकते हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों को आप जो भी ट्रेनिंग दे रहे हो ना, जो भी ट्रेनिंग दे रहे हो, प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब है, अच्छा प्रशिक्षण मनुष्यों को भी दिया जा सकता है और जानवरों को भी दिया जा सकता है, लेकिन शिक्षा जो है ना वो केवल किसको दी जा सकती है? मनुष्य को दी जा सकती है। फिर कहा कि ये बेचारे शिक्षक भी तो मनुष्य ही है, तो इनको शिक्षक प्रशिक्षण क्यों देते हो आप? इनको क्या दी जानी चाहिए? शिक्षक शिक्षा। शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक शिक्षा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है। टीचर को आप पढ़ाओगे ना तो वो टीचर की ट्रेनिंग कहलाएगी, और वास्तव में उसको कहते हैं हम लोग टीचर एजुकेशन। इसलिए 1986 की शिक्षा नीति के बाद कहा कि ये टीटी शब्द काम में नहीं लेना है। क्या लेना है? टी। लेकिन अपने जितने भी बीएड कॉलेज है वो टीटी के नाम से मान्यता प्राप्त है, वो वास्तव में टीई कॉलेज है। किसके कॉलेज है? टीचर एजुकेशन के, टीचर ट्रेनिंग के नहीं है। लेकिन व्यवहार से हमसे ये शब्द छूटा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं जहां कहीं भी लिखूंगा ना, मैं वहां लिखूंगा प्रशिक्षण देना। क्या लिखूंगा? और इस प्रशिक्षण का मतलब होगा टीचर एजुकेशन। क्या मतलब होगा? टीचर एजुकेशन। ध्यान रह जाएगा। अच्छा, टीचर एजुकेशन जो होता है ना, शिक्षक शिक्षा जो होती है, वो शिक्षक शिक्षा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं PSTE, और एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ISTE। एक को हम लोग बोल रहे हैं PST और दूसरी को क्या बोल रहे हैं? IST। PST को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, और इसको बोलते हैं सेवा बाद, है ना, रिटायरमेंट के बाद नहीं, सेवाकालीन। सेवा पूर्व का मतलब होता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। PST का मतलब क्या हो जाएगा? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। और IST का मतलब हो जाएगा इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेना, शिक्षण लेना। अच्छा, PST क्या होती है? उदाहरण दोगे मुझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। PST उदाहरण में मैं कहूं तो जैसे हो सकता है आपका NTT। क्या हो सकता है? NTT नाम सुना है क्या आपने? जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। NTT का मतलब क्या होता है? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अरे ऐसी कोई भी शिक्षा जो शिक्षक बनने से पहले शिक्षक बनने के लिए ली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेवा पूर्व। शिक्षक बनने से पहले और शिक्षक बनने के लिए प्राप्त की जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेवा पूर्व, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। अच्छा, NTT के स्थान पर आपको पता है NTT तो आजकल बंद हो गई है। NTT का तो राजस्थान में ऐसा कोई कॉलेज, कोई संस्थान है ही नहीं जो NTT करवा दे। इसके लिए इसके स्थान पर एक, आपको पता है केंद्र सरकार ने एक डिप्लोमा जारी किया है अभी थोड़े दिनों पहले, ECC। समझाऊंगा बाद में ये क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। लेकिन राजस्थान इस NTT और ECC के स्थान पर एक नया कोर्स डिप्लोमा लॉन्च कर दिया है। प्रत्येक डाइट को 50-50 सीट दे दी गई है। हो सकता है अब की बार शुरू कर दे उसको, अभी सीटें दी गई है। हर डाइट में 50 सीट मिल गई है आपको। किस बात की? DPSC की। किसकी मिल गई है? एक नया डिप्लोमा शुरू हो रहा है राजस्थान में, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। हर डाइट के पास 50 सीट है, और शायद इस साल से या अगले साल से हम लोग DPSC करवाने लग जाएंगे। और वो कहाँ काम आएगा? तो वो आएगा फाउंडेशनल स्टेज के शिक्षक बनाने में। वो समझ में आएगा NEP पढ़ेंगे तब। एक आपने सुना होगा BSTC। कितने लोग BSTC किए हुए हैं? सभी? बहुत बढ़िया। फुल फॉर्म बता दो। हो गया? बोले हमने तो BSTC नहीं किया। क्या किया? DLED। इसकी बता दो। बहुत बढ़िया। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होता है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट।
अच्छा, अब हो गया इसके स्थान पर डीएलएड। आजकल हम लोग इसको डीएलएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एक होता है आपका बीएड, बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब होता है जैसे आप आर्ट्स में स्नातक होते हैं, साइंस में स्नातक होते हैं, या कॉमर्स में स्नातक होते हैं ना, उसी प्रकार से एजुकेशन में स्नातक होते हैं। ये एजुकेशन की स्नातक है। और एजुकेशन में पीजी करना क्या कहलाता है? एमएड। एजुकेशन में पीजी कर लेना क्या कहलाता है? एमएड, मास्टर इन एजुकेशन। तो ये जितने भी डिप्लोमे चल रहे हैं ना, ये जितनी भी डिग्रियां चल रही हैं ना, ये सारे के सारे कौन से हैं? सेवा पूर्व। मैंने तो उदाहरण दिए सेवा पूर्व के। तो सेवाकालीन क्या होता है? मतलब आपको नौकरी लगने के बाद जो प्रशिक्षण दिया जाएगा ना, हर साल, साल में 2 बार भी, साल में 3 बार भी, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन, नौकरी लगने के बाद जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ना, वो ट्रेनिंग क्या कहलाएगी? सेवाकालीन। और किस बात की दी जाती है? तो ध्यान रखना है, ये जो प्रशिक्षण होता है ना, या तो नवाचार का, मतलब कोई इनोवेशन आ गया है एजुकेशन में जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको बताया जाता है। और नया नवाचार एवं विषय विशेष का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसका? विषय विशेष का प्रशिक्षण। विषय विशेष का इसलिए क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को कहीं भूल नहीं जाए, पढ़ना भूल तो नहीं गए, ज्ञान खत्म तो नहीं हो गया, इसलिए आपको रिफ्रेश किया जाता है समय समय। बताओ, सेवा पूर्व, ये शिक्षक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सी? दूसरी कौन सी? सेवाकालीन। अब मैंने आपको एक बात कही थी, हम लोग कहाँ चल रहे थे? आरआई में चल रहे थे। आरआई जो है उसका मूल काम क्या है? प्रशिक्षण देना। मैंने पहला कार्य इसका लिखा है प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है? एक कौन सा? सेवा पूर्व। और दूसरा? अरे यही तो होता है ना। अब मुझे ये बताओ, क्या ये आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, वो सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है क्या? सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है क्या? नहीं? हाँ? नहीं? हाँ नहीं वाले कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। हाँ वाले कितने लोग हैं? पता नहीं वाले कितने लोग हैं? ये ज्यादा है। अच्छा, हाँ वाले बताओ क्या करवाता है ये? अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 5 आरआई है ना, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये केंद्र सरकार के 5 बीएड कॉलेज है। ये केंद्र सरकार के क्या है? 5 बीएड कॉलेज है। किसके हैं? केंद्र सरकार के। राज्य सरकार के नहीं है, केंद्र सरकार के। आप कहोगे इसमें नंबर कैसे आता है? जैसे अपना पीटीटी एग्जाम होता है ना, वैसे एनसीईआरटी हर बार एक प्री टेस्ट लेता है। उस एग्जाम को आप दो, और उसमें काउंसलिंग के आधार पर यदि आप उत्तर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं तो आपको अजमेर वाला मिल जाएगा, दक्षिण भारत वाले हैं तो आपको मैसूर मिल जाएगा। इस तरह से पूरे भारत को रीजनल में बांट रखा है, और आपको वहां बीएड करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? बीएड करवाया जाएगा। इसका मतलब है कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है और क्या करवाता है, और वहां पर क्या होती है? एमएड। देश की सबसे उच्च क्वालिटी की यदि कहीं बीएड होती है ना, तो वो कौन से में होती है? इस आरआई में होती है। संयोग से अपने राजस्थान में है। आप लोगों के कुछ के दिमाग में भी आ जाएगा। देखो, 1963 में ये आरआई जितने भी स्थापित हुए थे ना, इनको आरआई के नाम से नहीं जानते थे हम लोग, इनको जानते थे आरसीई के नाम से, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसलिए अजमेर में किसी से सुना होगा, बोले कहां पढ़ रहा है? बोले रीजनल कॉलेज में पढ़ रहा हूं। कहां पढ़ रहा है? रीजनल कॉलेज में पढ़ रहा हूं। 1995 में इसका नाम बदल के हमने आरआई कर दिया था, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में वो क्या है? आरसीई है, रीजनल कॉलेज है। इसलिए किसी से पूछोगे ना अजमेर में कि आरआई कहां है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहां है, कोई नहीं बताएगा। उनसे पूछोगे ना कि रीजनल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट कहां है, एजुकेशन कहां है, तब आप उसको बताएंगे अच्छा रीजनल कॉलेज की बात कर रहे हो कि वो वहां है अजमेर में। मतलब ये हो गया कि ये बीएड कॉलेज है, और यहां पर सबसे अच्छी क्वालिटी की बीएड करवाई जाती है। ये पैसे नहीं लगते हैं, गवर्नमेंट के हैं, कोई फीस नहीं लगती है। बस ये है कि बीएड जब तक करोगे ना, तब तक आपको रेगुलर जाना पड़ेगा और पूरी ढंग से बीएड करनी पड़ेगी। ढंग से बीएड का मतलब है, ये रीजनल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं 500, ये अपने खुद के गवर्नमेंट स्कूल चलाते हैं। सरकार के एक गवर्नमेंट स्कूल इन्होंने अपने कॉलेज में स्थापित कर रखे हैं। और जब तक स्कूल चलता है ना, जब तक स्कूल चलता है, तब तक वो जो प्रशिक्षणार्थी है ना, जो बीएड करने में आए हुए हैं,
उसमें स्टाफ नहीं होता है, केवल वही पढ़ाते हैं उन बच्चों को। और जब स्कूल टाइम पूरा हो जाता है फिर उन ले जाकर उन प्रशिक्षणार्थियों को बिठा लेते हैं और जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर होता है ना वो उनको बताता है कि आपकी ये कमियां रही है। नहीं तो पहले वो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना वो आपकी क्लासों में पीछे बैठे रहते हैं और आप लोग बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। बताइए कितने उच्च क्वालिटी की बीएड हो रही है, बहुत उच्च क्वालिटी की बीएड होती है वहां पर। तो बीएड और एमएड का कार्य ये करवाता है। क्या ये सेवाकालीन प्रशिक्षण भी देता है? क्या सेवाकालीन देता है? देखो जितने भी संस्थान होंगे ना वो मुख्यतः स्थापित किए गए हैं सेवाकालीन के लिए। ये तो उसका छोटा सा पार्ट होता है सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण किसको देता है? किसको? शिक्षकों को। मैं बात शिक्षा की कर रहा हूं। कभी भी डॉक्टर को, पटवारी को, ग्राम सेवक को प्रशिक्षण नहीं देंगे हम लोग। देंगे किसको? शिक्षक को। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जाएगा कौन से शिक्षकों को देगा। वेरी गुड। केंद्र सरकार के अधीन। किसके अधीन होने चाहिए? यदि आप केवीएस एनवीएस में मास्टर बनते हैं ना, केंद्र सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को। सभी श्रेणी मतलब एससी एसटी ओबीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, कोई भी कैटेगरी का मास्टर होगा और केंद्र सरकार के अधीन होगा, उसको यहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को। लिखो तो लिखो, नींद आ जाएगी नहीं तो। आरआई में क्या लिखा है? 5 स्थान लिख लिया ना आपने। कार्य में नंबर 1 लिख लिया, प्रशिक्षण देना। ऐसे बांट लो 2 भागों में। 2 प्रकार का प्रशिक्षण देता है। लिख लिया क्या? दूसरा कार्य लिखो तो। नंबर 2 कार्य लिखो। लिखो पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, मूल्यांकन, अनुसंधान, आदि में एनसीईआरटी को सहयोग करना। आदि में एनसीईआरटी को सहयोग करना। हो गया। चलो अगला संस्थान। अच्छा कहीं ये बाद में लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। पहले क्या लिखना है? अगला संस्थान लिखो। कितने नंबर का है? 3। CIET। वेरी गुड। लिख लो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट
ऑफ एजुकेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। क्या बता सकते हैं कि स्थापना कब हुई? 1984 में। कहाँ पर? दिल्ली में। और व्यक्ति अपने नाम से नहीं, किस से जाना जाता है? काम से। तो काम लिखो। हो गया क्या? लिखो। ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की स्थापना जब 1961 में हुई तो इन अंगों की स्थापना बाद में क्यों हुई? देखो, वास्तव में अंग का मतलब होता है कि ये एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट है, विभाग है। पहले एनसीईआरटी को जब स्थापित किया गया तो एक साथ ही स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन चारों अंगों को हमने 1963 में जाते जाते क्या कर दिया? अलग कर दिया। अलग कर दिया, स्वायत्त कर दिया, स्वायत्त तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए इनको अलग करने का काम हमने 1963 में किया था। लिखो तो, कार्य में लिखो। क्या हो सकता है? कोई सोच के बता सकता है क्या मुझे इसका काम क्या हो सकता है? देखो, स्कूल एजुकेशन में बार बार टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एनआई को भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, आरआई को भी नहीं है। तो यदि स्कूल शिक्षा में आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी तो हमने एक अलग से ऑफिस बना रखा है दिल्ली में, जो है एनसीईआरटी का ही, और उस ऑफिस का नाम है सीआईईटी। लिखो, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपलब्ध करवाना। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपलब्ध करवाना। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपलब्ध करवाना। ठीक है। अगला संस्थान, चौथा संस्थान CIV। लिख लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। और स्थापना कब हुई? स्थापना हुई है 1994। कहाँ पर हुई है? भोपाल। और भोपाल कहाँ है? भोपाल वहीं है, भोपाल MP में है। लिख लिया? MP मतलब MLA नहीं होता है। MP और MLA में बहुत अंतर होता है। लिखो, कार्य।
कार्य क्या हो सकता है? वेरी गुड। स्कूल शिक्षा में जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है ना, वोकेशनल एजुकेशन जो है, वोकेशनल एजुकेशन आजकल बहुत नई शिक्षा नीति कह रही है कि 6वीं क्लास से ही देना है। पहले तो हम 9 से शुरू करते थे, अब क्लास 6 से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग वोकेशनल एजुकेशन। तो उस वोकेशनल एजुकेशन का क्या सिलेबस होगा, वोकेशनल एजुकेशन कैसे दिया जाएगा, कैसे थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, कैसे प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाएगा, कैसे SUPW कैंप आयोजित होंगे, क्या क्या वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास रहती है? CI। और दिल्ली में जगह नहीं थी, इसको कहाँ भेज दिया हमने? भोपाल में। है किसका अंग है? NCERT का। लिखो, लिखो इसमें। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। हो गया? बस, तो ये हो गया CIV। बताओ NCERT के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए? अब क्या आएगा? NCT। अब NCT आने से पहले ये चीज बॉक्स में लिख लो, शिक्षक शिक्षा। अब मतलब आगे इसको लिख लो बॉक्स बना के कि शिक्षक शिक्षा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार। शिक्षक शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। हो गया क्या? सर मूल्यांकन और मापन एक ही होता है? ये बात टीचिंग मेथड वाले पढ़ाएंगे आपको, वहां सिलेबस में है मूल्यांकन और मापन। हो गया? चलो तो आगे लिखो। हो गया तो अगला संस्थान बताओ, देखिए मुझे। वेरी गुड। अगले संस्थान के रूप में लिखो NCTE। लिख लो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
मैंने कब लिखवा दिए ये 1994 थोड़ी है, 1993 है भाई, हैं 3 है, 1993 है। कुछ काम के तो है ऑनलाइन वाले। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। स्थापना 1995 में। कहाँ पर? दिल्ली में। वास्तव में 1973 में एनसीईआरटी के विभाग के रूप में लिख लिया। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अच्छा देखो वास्तव में क्या है, आपको पता है 1961 में किसकी स्थापना हुई? एनसीईआरटी। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई, उसको 1973 में एनसीटी नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। हाँ, 1961 में स्थापित एनसीईआरटी को 1973 में एनसीटी नाम से एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बड़ा होकर अपने बाप से 1995 में अलग हो गया। इसका मतलब यह है कि एनसीटी एक विभाग के रूप में, एनसीईआरटी के विभाग के रूप में कब आया था? 1973 में। लेकिन जैसे ही वो 22 साल का हुआ, उसको लगा कि अब मैं अपने पांवों पर खड़ा हो सकता हूं, तो वो अपने पिता से क्या हो गया? अलग हो गया। बस अलग हो गया, स्वायत्ता मिल गई। तो हमें स्थापना कब माननी है? 1995 में। कब माननी है? अब अगला 1995 ऑप्शन में नहीं दे तो फिर हम किस पर जाएंगे? 1973 पर चले जाएंगे। क्लियर? काम क्या है? काम बताओ इसका। काम से जाना जाता है संस्था को, नाम से नहीं। हाँ हाँ, कोशिश करो देखें, कोशिश करो देखें। देखो मैं एक लाइन में समझा दूं आपको, जितना जो काम स्कूल शिक्षा के मामले में एनसीईआरटी का है ना, वो काम शिक्षक शिक्षा के मामले में एनसीटी का है। हाँ, ये सीआईबी की स्थापना 1993 हो गया, चेंज कर दिया, और पर्ची पहले लिख दी गई थी। मतलब काम के तो ऑफलाइन वाले भी है। हाँ। चलो, मैं कह रहा था जो काम एनसीईआरटी का किस मामले में है। अरे अब मैं समझा चुका हूं आपको कि स्कूल एजुकेशन क्या होता है और टीचर एजुकेशन क्या होता है। स्कूल एजुकेशन मतलब क्लास प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक का काम होता है, और टीचर एजुकेशन आपको बताओ तो शिक्षकों को दिया जाता है, 2 प्रकार का होता है, सेवा पूर्व भी और सेवाकालीन भी, दोनों प्रकार का होता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि टीचर एजुकेशन का पाठ्यचर्या तैयार करना, जैसे करिकुलम शिक्षक स्कूल एजुकेशन का होता है, वैसे शिक्षक शिक्षा का भी होता है।
जो नवीनतम करिकुलम आया हुआ है ना शिक्षक शिक्षा का, वो आया है एनसीएफ टीई 2009। 2009 में सबसे नवीनतम पाठ्यक्रम आया हुआ है। इसका मतलब पाठ्यक्रमचर्या तैयार करना, पाठ्यचर्या तैयार करने के बाद उसका बीएड डीएलएड सबका क्या तैयार करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, सिलेबस तैयार करना। सिलेबस तैयार करने के बाद क्या करना, पाठ्य पुस्तकें नहीं, कॉलेज लेवल की पाठ्य पुस्तकें नहीं आती है, केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रहता है। उसके बाद अपने अपने राइटर की किताबें अलग अलग पढ़नी पड़ती है। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार करना। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मूल्यांकन करना है वो पूरा मूल्यांकन करना, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना और प्रशिक्षण देना। और शिक्षकों को क्या देना, प्रशिक्षण दे देंगे तो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल यानी लेसन तैयार किए जाएंगे। क्या तैयार किए जाएंगे, मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे। ये सारे काम किसके हो जाएंगे, एनसीटी के। अरे इसमें डाउट थोड़ी आ रहा है, जो काम एनसीईआरटी के वो काम एनसीटी के, बस फर्क इतना है कि उसको वो स्कूल शिक्षा को संभालता है और ये शिक्षक शिक्षा को संभालता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च स्वायत्तशासी अकादमिक संस्थान एनसीटी है। भारत में शिक्षक शिक्षा के मामले में सबसे बड़ा संस्थान कौन सा है, एनसीटी है। इसलिए आपने कई बार सुनते होंगे, आजकल वाले तो कम ही बोलते हैं, लेकिन पहले वाले अपने जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे माननीय डोटासरा जी, उनको जब मीडिया उनके सामने जाकर कोई भी बात करती थी तो वो एक बार नाम जरूर लिया करते थे कि एनसीटी की दिशा निर्देशानुसार, एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। इसका मतलब एनसीटी भारत का वह संस्थान है जो शिक्षक शिक्षा की दिशा और दशा तय करता है। इतने से ही काम नहीं चलेगा, और समझाऊंगा आपको मैं। इसको और एक्स्ट्रा काम दिया गया है। इसको काम ये दिया गया है कि देखो, शिक्षक शिक्षा के बाद में जब एक टीचर, एक व्यक्ति शिक्षक बनेगा तो उसको शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम मिनिमम योग्यता क्या चाहिए। बच्चे को तो क्या योग्यता चाहिए पढ़ने के लिए, कोई योग्यता नहीं, शिक्षकों की योग्यताएं तय करनी पड़ती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी ये एनसीटी तय करता है। आप लेवल 1 के शिक्षक बन रहे हैं तो आपके पास डीएलएड टाइप का डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास एक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये एनसीटी ने तय किया है। आप लेवल 2 बन रहे हैं तो आपके पास में बीएड होनी चाहिए और एक पात्रता का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट। यदि ग्रेड 2 बन रहे हैं तो आपके पास बीएड होनी चाहिए, पात्रता की आवश्यकता नहीं है। यदि ग्रेड 1 बन रहे हैं तो आपके पास पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, पात्रता की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये शिक्षक शिक्षा की जो भी योग्यताएं तय करता है ना, ये काम किसका है, एनसीटी का है। आपकी जानकारी के लिए अभी बता देता हूँ, पूरे भारत में शिक्षक शिक्षा के मामले में पत्ता भी हिलेगा ना तो वो एनसीटी की परमिशन से ही हिलेगा। राज्यों को कोई पावर नहीं है टीचर एजुकेशन में, राज्यों को पावर स्कूल एजुकेशन में तो है। राज्य अपनी एनसीएफ बना सकते हैं, राज्य अपना पाठ्यक्रम बनाते हैं, राज्य अपना मूल्यांकन करवाते हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षा के मामले में एक सिंगल भी पावर राज्यों के पास नहीं होता है। नहीं तो अब तक कब का ही हम लोग इस स्टेट को, इस रीट को उठाकर फेंक देते। हम कोई रीट देने में, लगाने में राजी थोड़ी है। राज्य सरकार ने बहुत प्रयास किया इसको खत्म करने का, लेकिन नहीं हुई है, क्योंकि ये किसका है, केंद्र सरकार का है। इसके अलावा जो भी शिक्षक शिक्षा के संस्थान है, मतलब चाहे डीएलएड कॉलेज है चाहे बीएड कॉलेज है, उन सबको मान्यता देने का काम किसका है, एनसीटी का है। उनको मान्यता देना, और जो मान्यता देता है वही मान्यता रद्द करता है। ध्यान रह जाएगा, लिखो तो। लिखो, कार्य में लिखो नंबर 1, शिक्षक शिक्षा की शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या के बाद पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुसंधान, एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करना।
एवं मूल्यांकन से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित कार्य करना। दूसरा लिखो, शिक्षकों हेतु योग्यताएं तय करना। अपना भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लिखा है? शिक्षकों हेतु योग्यताएं तय करना। शिक्षकों हेतु योग्यताएं तय करना। नेक्स्ट लिखो, शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को मान्यता देना। शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को मान्यता देना। सर सभी में सेम काम हो रहा है? सेम नहीं है बेटा, बहुत चेंजेज आ रहा है। सेम थोड़ी आ रहा है, हर संस्था सेम ही काम कर रही है क्या? बहुत परिवर्तन आ रहा है, अलग अलग संस्थाएं, कोई स्कूल शिक्षा का काम कर रहा है, कोई शिक्षक शिक्षा कर रहा है। सेम तो तब हो रहा है जब पिछले वाली क्लासें ली नहीं है, यहाँ से शुरू कर दिया है, तब सेम ही है। चलो हो गया। अब नीचे एक अलग से लाइन लिख लो ना, एनसीटी में लिखो, ये देश की स्कूल शिक्षा के क्षेत्र की, सॉरी है, छोड़ो ऑनलाइन वालों, क्या लिखना है? ये देश की शिक्षक शिक्षा का, अच्छा स्कूल शिक्षा नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ये देश की शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च स्वायत्तशासी अकादमिक संस्थान है। स्वायत्तशासी अकादमिक संस्थान है। बेटा समझ में नहीं आएगा तेरे, तू तो रट ले कि एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई है, और 95 ऑप्शन में नहीं आए तो 1973 करके आ जाना, और दोनों आए तो 95 को मान्यता देनी है। बस रट जा इसको। हो गया? अच्छा एक बात और बताऊं, एनसीटी जो है ना वो अकादमी कार्य के लिए बनाई गई है, अकादमी कार्य के लिए, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा चौधर का कार्य दे दिया। चौधर मतलब प्रशासनिक कार्य दे दिया। देखो मान्यता देना ये चौधर का काम है कि नहीं है? अब जब चौधर, देखो आदमी जब अकादमी कार्य करता है ना, और अकादमी कार्य करने के लिए आता है, तब तक तो वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा होता है जब अपने कार्यों पर ध्यान देता है, और जैसे ही वो साथ साथ में चौधर शुरू कर देता है, वो अकादमिक कार्य के मामले में डाउन में चला जाता है। धीरे 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 वो चौधर इतनी बढ़ती जाती है उसकी कि वो भूल जाता है कि मैं जोधपुर क्यों आया था। ये वास्तव में होता है। अभी तो आप क्या है कि नए नए आए हो, इसलिए अभी तो आपने ये ठान रखा है कि नहीं, जो कक्षा में पढ़ाया जाएगा ना उसको जाके रटा जाएगा वापस, एक दिन को एक दिन में ही पढ़ा जाएगा। धीरे 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 थोड़ा सा कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपका स्कोप बढ़ेगा, कैचमेंट एरिया बढ़ेगा। जैसे जैसे वो कैचमेंट एरिया बढ़ेगा, फिर एक दिन का मिस होगा, फिर 2 दिन का मिस होगा, फिर आप कहेंगे नहीं संडे को तो मैं पक्की बार पूरा कर लूंगा, फिर वो संडे मिस हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये सोच लेंगे कि यार अब तो एक काम करते हैं, अब तो अभी चल रहा है जून जुलाई अगस्त में रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन का 1 महीना ही तो बचा है, अब तो रक्षाबंधन पर घर जाएंगे ना 5 दिन, जब छुट्टियां होगी ना तब किताबें साथ में ले जाएंगे और वहीं पढ़ के आएंगे पूरा, फिर आके रक्षाबंधन से वापस शुरू कर लेंगे। फिर किताबें तो लेकर जाते हैं लेकिन उनको वापस ऐसे कैसे ले आते हैं, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, इतना वर्कलोड रहता है, क्योंकि पिछले 1 महीने का काम
पिछले 2 महीने से गाँव गए हो तो पिछले 2 महीने का काम, और फिर आगे आप ये सोच के जाते हैं कि भाई ये 2 महीने एडवांस का भी काम करके आ जाऊं, क्योंकि आगे 2 महीने जाऊंगा नहीं, तो इतना वर्कलोड रहता है कि आने आने में 1-2 दिन और देरी हो जाती है। फिर यहाँ आके 3-4 दिन तक नींद नहीं उड़ती है। फिर आदमी ये सोच लेता है कि अब नहीं होगा, अब एक बार कोचिंग हो जाने दे, कोचिंग के बाद ही कुछ करूँगा, तो वो कोचिंग में नियमित हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनसीटी ने थोड़ी चौधर ज़्यादा ले ली, चौधर ज़्यादा ले ली तो अकादमिक कार्यों पे ध्यान कम दे पाया। इसलिए सरकार ने पिछले दिनों आदेश दिया कि अब शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी एनसीईआरटी तैयार करेगी, क्योंकि पाठ्यक्रम ठीक ढंग से तैयार कर नहीं पाए, इसलिए कहा कि वो भी कौन कर लेगी, अब एनसीईआरटी तैयार करेगी। तो इसमें नोट लगा के लिखो, लिखो अब ये अब कब होगा, जब वो कोई पाठ्यक्रम जारी करेगा तब होगा। अब शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। छोरो तुम बावड़े मत हो रे, बावड़े मत हो तुम समझो थोड़ा बहुत, मैं इतना समझाता हूं तुम्हें, मिनक बन जाओ तुम। 20 बार लिख दिया नितेश ने कि सर 10वीं 12वीं के स्कूल को भी ये भी मान्यता देता है क्या, 10वीं 12वीं के स्कूल को भी यही मान्यता देता। मैंने कहीं लिखवाया क्या उसमें 10वीं 12वीं स्कूल? तो तू कल को ये भी पूछ लेगा ठेकों को भी मान्यता यही देता है क्या? यही देता है। पागल हो रखा है, मैं लिखवा दूंगा तो आपने जितना लिखा है उतना पढ़ना। अब जब लिखवाया ही नहीं तो मान्यता, कोचिंग को भी मान्यता यही देता है, सबको मान्यता यही देता है। मैंने लिखवाया कि केवल किसको? शिक्षक। बीएड और डीएलएड कॉलेज को मान्यता देने का काम कौन करता है? एनसीटी करता है। चलो हो गया एनसीटी, आगे बढ़ो। आज तो संस्थान खूब सारे कर लिए हमने ना, और एक संस्थान और लिखो बहुत गजब का, आरसीआई। कौन सा है? आरसीआई। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पुनर्वास परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है। क्या बता सकते हैं क्या इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में, है ना? 6 ही है ना? 87? मुझे नहीं पता है, ये तो आरसीआई वालों इनको ही पता है, विशेष वालों को। कितने स्पेशल वाले? बहुत बढ़िया। कब है? खूब है, खूब है। इस स्थापना कब है? 1986 में। आपके कहने से ही लिख रहा हूं मैं। यहां तो इसका पंजीकरण हुआ है ना, पंजीकृत हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, स्थापित ही मानी जाएगी 86। लेकिन इसको वैधानिक मान्यता मिली है। अरे इसको कानूनी निकाय बनाया गया था, एक अधिनियम पारित करके। एक अधिनियम पारित किया गया था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, और उसके द्वारा इसे जून 1993 में एक कानूनी निकाय बना दिया गया था। 1986 में पारित और 1992 में लागू। 1986 में तो इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया, 1992 में अधिनियम पारित हो गया और इसको वैधानिक निकाय 22 जून 1993 को दे दी गई थी। अपने तो 1993 लिखना। फिर संस्था किससे जानी जाती है? कार्यों से जानी जाती है। ठीक है, लिख लिया? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, समझ तो लो आराम से।
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संस्था हमने कौन सा पढ़ा है? अरे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट थोड़ी भूल जाओगे। क्या करता है ये? अरे सीधा सीधा बताओ ना। स्कूल शिक्षा का अकादमिक कार्य, यही है। एक संस्था आपने पढ़ा है एनसीटी, ये क्या करता है? शिक्षक शिक्षा का अकादमिक कार्य। अच्छा, स्कूल शिक्षा में दो प्रकार के बालक होते हैं, एक होते हैं सामान्य और एक होते हैं विशिष्ट। शिक्षक शिक्षा में दो प्रकार के शिक्षक होते हैं, एक होते हैं सामान्य और एक होते हैं विशिष्ट। अच्छा, सामान्यों की संख्या ज्यादा होती है, 99% सामान्य ही होते हैं बालक और शिक्षक, और 1% शिक्षक और बालक कौन होते हैं? विशेष वाले होते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जो या तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ना, जो 21 प्रकार के जो बालक है उनमें से आते हैं, या तो एमआर वाले हो, या फिर आपके हो HI HH, या फिर LD लोकोमोटर डिजीज वाले हो। कुछ ऐसे विशेष जिनको पढ़ने में सामान्य बालकों के समान अनुभव नहीं होता, उनको अलग से पढ़ाना पड़ता है, उनको हम लोग विशेष बालक कहते हैं। जैसे CWSN के बालक, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, ये ज्यादा सही रहता है, जो CWSN के बालक होते हैं। ध्यान रखना, ये जो विशेष बालक होते हैं ना, इन बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष टीचरों की भी जरूरत होती है। टीचर विशेष नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वो भी CWSN होता है। टीचर तो सामान्य ही होता है, लेकिन उसको जो प्रशिक्षण दिया जाता है ना, वो विशेष प्रशिक्षण दे दिया जाता है कि भाई मंदबुद्धि बालकों को कैसे पढ़ाते हैं, वो विशेष प्रशिक्षण को, गूंगे बहरे बालकों को कैसे पढ़ाते हैं, वो प्रशिक्षण उसे दे दिया जाता है। देखो, जो काम स्कूल शिक्षा के सामान्य बालकों के संबंध में एनसीईआरटी का, शिक्षक शिक्षा के सामान्य शिक्षकों के संबंध में एनसीटी का था, ये दोनों काम विशिष्ट बालकों और विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में आरसीआई का है। इसका मतलब आरसीआई दोनों का मिला जुला रूप है। आरसीआई न केवल एनसीईआरटी है, न केवल एनसीटी है, दोनों का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आरसीआई जो है ना, वो CWSN बालकों के लिए पाठ्यचर्या बनाती है, पाठ्यक्रम बनाती है, मूल्यांकन करवाती है, पाठ्य सामग्री बनाती है, उनके लिए अलग अलग बनानी पड़ती है, पाठ्य सामग्री बनाती है। इसके अलावा प्रशिक्षण देती है, अनुसंधान करवाती है। इसके अलावा जो विशेष शिक्षक जितने भी है ना, उन विशेष शिक्षक बनने के लिए क्या प्रशिक्षण देना है, विशेष शिक्षकों के लिए क्या पाठ्यक्रम होना है, वो पाठ्यक्रम तय करती है। विशेष शिक्षकों हेतु आपका एनसीएफ तैयार करती है, आपका पाठ्यक्रम तैयार करती है, उनका मूल्यांकन करवाती है। अच्छा, विशेष शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करती है। इसके अलावा विशेष शिक्षा देने के लिए जो डीएलएड और बीएड कॉलेज है ना, स्पेशल वाले, उनको मान्यता देती है। इसके अलावा इन बालकों के लिए भी जो विशेष शिक्षा के बालक है CWSN, उनके लिए अलग से स्कूल खोलने हैं, तो वो स्कूल खोलने का काम भी कौन करता है? आरसीआई करता है। बताओ, आरसीआई कितना बड़ा परिषद है? आरसीआई छोटा परिषद नहीं है। एनसीईआरटी और एनसीटी जैसा मिलाकर, दोनों का मिलाकर अकेला यही काम करता है। ध्यान रह जाएगा। शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी करता है या एनसीटी करता है, ये अभी मैंने आपको बताया ना। अभी तो एनसीटी कर रहा है, लेकिन हमने अब की बार आदेश दिया है किसको? एनसीईआरटी को, कि भाई तू बनाएगा। अब एनसीईआरटी बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, जाइए पानी वानी पी लीजिए, चाय पानी पीजिए, आराम से अगली क्लास लीजिए। कल उतार लेंगे इसको, कल लिख लेंगे।